चलिए फिर से थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ेगा, 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर इन स्पेस, मतलब वेक्टर इन 3 डायमेंशन इन कार्टेशियन सिस्टम, करेक्ट। वेक्टर इन 3D इन कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में 2D में कितना कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट एक्स, अगर एक्स वाई प्लेन है तो 2 कंपोनेंट रहेगा 2 डायमेंशन में सर, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। वैसे ही कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी वेक्टर का, कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी वेक्टर का, हेलो स्टूडेंट 1 मिनट के, थोड़ा स्पॉटलाइट राहुल। ओके स्टूडेंट, तो कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट रहेगा? 3 कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर व्हिच आर इन स्पेस, प्लेन नहीं लिख रहा हूं, व्हिच आर इन स्पेस हैविंग, सब लोग लिखेंगे 3 कंपोनेंट व्हिच आर, कौन कौन सा कंपोनेंट रहेगा स्टूडेंट? सर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। ठीक है ना? यहां देखिए, मेरा कोई एक वेक्टर है जो किसी प्लेन में नहीं है, वो स्पेस में है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे बच्चे सारे स्टूडेंट देखेंगे कि मैंने कोई एक ऐसे बना दिया है। यहाँ देखिएगा आपको समझाने के लिए रफ में कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, राइट, और मेरा ये जेड एक्सिस है और ये मेरा वेक्टर है। समझे स्टूडेंट? ये मेरा जेड एक्सिस है और ये मेरा वेक्टर है, करेक्ट। और मैंने ये मार्क, आपको समझ में आ रहा है ना? इस मार्कर के टिप से मैंने बोला कि आप एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर सकते हैं इस, राइट। ड्रॉ करने के यहाँ से जब इस पॉइंट से इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन, मेरा व्हाइट बोर्ड अगर एक्स वाई प्लेन है तो अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, राइट, लाइक पॉइंट पी। इसको यहाँ से मिला देंगे तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? या पॉइंट मानते हैं कि ये पॉइंट एम है, तो ये पॉइंट ओ एम कौन सा प्लेन में रहेगा? लेकिन ये ओ एम कौन सा लाइन है सर? ओ एम ऐसा लाइन है जहाँ पे आपने पॉइंट मेन वेक्टर का, ये मेरा मेन वेक्टर ये है, इस वेक्टर के हेड से आपने एक्स वाई प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे जाके गिरा है, राइट, फॉल किया है,
तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से मैंने मेरा ए है, यहाँ देखिएगा ये जो प्लेन है ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, राइट। देखिए ये अगर x है, ये है मेरा y और ये मेरा अगर z है, तो ध्यान से देखिएगा तो ये मेरा प्लेन एक्स वाई प्लेन है, राइट। ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन रहेगा और ये प्लेन रहेगा स्टूडेंट एक्स। इस विजुलाइज हो गया ना। ये तीनों प्लेन एक दूसरे पे 90 डिग्री पे रहेगा, राइट। ये तीनों प्लेन एक दूसरे पे कितना डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे। तो एक्चुअल मैंने इस पॉइंट से, पॉइंट P से भी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द एक्स वाई प्लेन। मैंने क्या किया, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P ऑन द एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पे मेरा नाम इसका मैंने M दे दिया, करेक्ट। और इसको मैंने O से अटैच कर दिया। तो नहीं लगता कि सर समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे जो आपने समझाया था वैसा ही यहाँ पे है। तो स्टूडेंट ए एंगल कितना रहेगा बोलिए तो, OMP कितना एंगल रहेगा सर, ये 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, है ना। ये मुझे चलिए 3D है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ज़्यादा नहीं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, करेक्ट। और ये है मेरा जेड एक्सिस, इज इट करेक्ट। अच्छा उतना छोड़िए, पहले इस बात को बताइए, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ये मेरा प्लेन है व्हाइट बोर्ड, राइट। व्हाइट बोर्ड के इस लाइन पे, व्हाइट बोर्ड में पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। इस टाइप का कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड में, और इज इट कंपल्सरी ऑल लाइन्स आर स्ट्रेट, कर्व भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। वेरी गुड। तो सर ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। अब मैंने अगर बोला कि देखिए व्हाइट बोर्ड में मेरा लाइन 1 था, इसका नाम लाइन 1, सब लोग देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस लाइन पे मेरा ये मार्कर परपेंडिकुलर है, राइट। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा सर, इस पे भी परपेंडिकुलर ही रहेगा, राइट। इस पे तो सर कर्व पे कैसे परपेंडिकुलर चेक करते हैं, तो कर्व पे परपेंडिकुलर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पे, राइट। परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा सर इस पे, देन व्हाट इज द कंक्लूजन, होगा तो, लेकिन कंक्लूजन क्या है सर, conclusion is that if any line perpendicular on a given line which is in the whiteboard plane, then that line is perpendicular on all the line which exist in the whiteboard plane, is it right? प्लीज इसको हाथों हाथ लिख लीजिए। if any line is perpendicular to a line which exists in the whiteboard plane, then that line must be perpendicular on the all lines which are present in whiteboard plane, even a straight line or curve line, correct ना। ओके स्टूडेंट, तो बताइए यहाँ से, यहाँ देखिए पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पॉइंट P से
आपने कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? एक्स वाई प्लेन पे। तो नहीं लगता कि ये जो लाइन है एक्स वाई प्लेन के हर लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? इसका मतलब है कि पीएम, लाइन पीएम इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। देखते हैं थोड़ा सा सीखने से कितना बढ़िया हो जाता है। लाइन पीएम इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो अब मुझे यहाँ पे बोलने का रिक्वायरमेंट है क्या? ओएम इज द ओएम एक्स वाई प्लेन का लाइन है। ओएम कहाँ का लाइन है? ओएम एग्जिस्ट इन विच प्लेन? एक्स वाई प्लेन। तो अगर मेरा लाइन इस एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो क्या ये लाइन इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा? तो ए मेरा हो गया परपेंडिकुलर। तो ओ एम पी कैसा ट्राइंगल? सर ट्राइंगल ओ एम पी इज राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल? वेरी गुड एवरीवन, राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट। और तब हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल में कौन सा दो वेक्टर एक प्लेन में है, एक ऑर्डर में है? तो क्या ओ एम अब प्लस एम पी, ओ एम प्लस एम पी इक्वल टू क्या ए लिख सकते हैं? चलिए लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखिए। चलिए पॉइंट P से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन अब मेरा क्वेश्चन है ओ एन और एम पी का लेंथ डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? या 3D में इमेजिन कीजिए तो मुझे लगता है सेम रहना चाहिए। और जिनको भी नहीं इमेजिनेशन हो पा रहा है उन सारे भाई बंधु के लिए यहाँ देख लीजिए, ए है मेरा जेड एक्सिस, राइट? ए मेरा रेड मार्कर है जेड एक्सिस और ग्रीन मार्कर है मेरा वेक्टर ए, राइट? करेक्ट ना? अब यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस एक्स वाई प्लेन पे, और यहाँ से ही अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते नहीं लगता कि दोनों पैरेलल हो जाएगा? इस पॉइंट से यहाँ पे और इस पॉइंट से यहाँ पे, तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा और सेम लेंथ का हो जाएगा, करेक्ट ना? क्योंकि भाई ये पॉइंट यहाँ ऐसे सोचिए, ए पॉइंट और ए पॉइंट डिफरेंट प्लेन का पॉइंट है या एक्स वाई प्लेन का पॉइंट है? ये तो क्या ओरिजिन है और यहाँ पे ये है, तो ये तो बिल्कुल इसके बीच में कोई डिस्टेंस का गैप है क्या, हाइट का गैप है? नो। तो यहाँ पे एम पी और ओ एन को क्या सेम वेक्टर बोल सकते हैं? वेरी गुड। और किसी वेक्टर को लिखने के लिए क्या बोले थे सर? किसी वेक्टर को आपने लिखने के लिए बोला था कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन दे दीजिए, करेक्ट ना? तो वेक्टर MP को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर MP का मैग्नीट्यूड और MP का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। वेक्टर MP का डायरेक्शन किधर है? अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। इज इट करेक्ट? ओके, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, करेक्ट ना? तो वेक्टर MP इक्वल टू, यहाँ देख लीजिएगा, वेक्टर MP का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, और यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूनिट क्या था? आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस का था जे कैप, अब पॉजिटिव जेड एक्सिस का था के कैप, राइट? ओके, और यहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, पाइथागोरस थ्योरम से क्या ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू लिख सकते हैं ओ एम का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एम पी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट ओवर?
चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। ये इस इक्वेशन को फर्स्ट, इसको सेकंड कर लीजिए, इसको थर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक आइए, उसके बाद मुझे जगह चाहिए, लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। ओके, वेरी गुड। मैं अलग से जानबूझ के एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट्स वाई कि ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज हो। क्या यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ओ एम का? अब मैं ओ एम को भी तोड़ रहा हूँ। पहले तो मैंने ए को तोड़ दिया दो पार्ट में, ओ एम और एम पी, राइट। और ओ एम को ऐसे तोड़ देते हैं, इसका नाम देते हैं क्यू और इसका नाम देते हैं आर, करेक्ट है। और किसी वेक्टर को इसका कुछ और नाम दीजिए, इसका नाम दे दिए आर देते हैं। तो स्टूडेंट किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, इज इट करेक्ट? तो क्या ट्रायंगल ओ क्यू एम में, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम में हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एम वेक्टर इक्वल टू ओ एम। और भाई ओ एम के लिए ए लिख सकते हैं, ओ क्यू के बदले ओ क्यू का मैग्नीट्यूड और आई कैप, और प्लस क्यू एम के लिए क्यू एम का मैग्नीट्यूड जे कैप। वेरी गुड। और ओ एम का मैग्नीट्यूड क्या लिखिएगा? तो सर ये तो हम लोग जानते ही हैं, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, इज इट राइट? बोलिए भाई, सही है ना? चलिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या अभी लिखे थे, बोलिए तो। अच्छा, ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर मतलब उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा? दिस वन, राइट। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर अब प्लस ओ एम स्क्वायर अब प्लस एम पी स्क्वायर, इज इट राइट? चलिए इसको बॉक्स में कर लीजिए। फर्स्ट हो गया ना? देखिए, मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली लिख देता और सब लोग एक्सेप्ट भी कर लेते, बट मुझे लगता है कि इसको एक बार एटलीस्ट लाइफ में एक बार समझना चाहिए कि क्यों ऐसा लिखा जाता है। हो गया ना? इसको हटाएं। वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे? ओ एम प्लस एम पी, इज इट राइट? और वेक्टर ए इक्वल टू ओ एम इक्वल टू ए लिखे थे नहीं क्या? इस ए पुट कर दे, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड आई कैप और क्यू एम का मैग्नीट्यूड जे कैप, और एम पी के बदले क्या लिखा था स्टूडेंट? एम पी का मैग्नीट्यूड के कैप, इज इट राइट? और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का डिफिनेशन में क्या लिखवाया था, वैसा कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, राइट? तो भाई ए मेरा लाइन कौन सा लाइन था? डायग्राम बनाए थे ना? ए मेरा कौन सा लाइन था? नहीं, यहाँ पे बाई एक्सिस पे कौन सा लाइन ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर? आर था, राइट? और यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे क्यू था, एक्स एक्सिस पे क्यू था और बाई एक्सिस पे आर था, राइट? तो एक्चुअल में इस ए को मैं कितना कंपोनेंट ब्रेक कर दिया? ए को ओ क्यू
और उसके बाद क्या लिखा। अब यहाँ पे यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे ओ आर या क्यू एम अलग है या सेम है। ओ आर और क्यू एम तो एक ही है ना, ओ आर और क्यू एम। यस, और आपको क्या पढ़ाया गया है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो लिख सकते हैं ना। यस, और स्टूडेंट किसी भी वेक्टर में आई के कोफिशिएंट को क्या बोलते थे, इसका मतलब यहाँ पे मेरा एक क्या था, एक्स कंपोनेंट था, राइट। और जे के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, वाई कंपोनेंट, करेक्ट। इसका मतलब ये मेरा एक्स कंपोनेंट है, ये मेरा वाई कंपोनेंट है, मेरा कौन सा कंपोनेंट है, जे। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में के लिए आप इसको एक्स कंपोनेंट बोल दीजिए, एक्स आई, इसको वाई कंपोनेंट ए वाई जे, और प्लस इसको जेड कंपोनेंट, राइट, ए जेड के, करेक्ट ना। और इसके मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखे हैं, देखिए तो यही लिखे हैं ना। तो जब आप इस बॉक्स और इस बॉक्स को और कंपेयर करेंगे तो आज के बाद कोई भी वेक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, कोई भी वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में 3D में दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड के लिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। पहले एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट रहता था 2 डायमेंशन में, तो बस ए गायब रहता था, तब लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बट अगर 3 डायमेंशन में रहेगा तब क्या फार्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, राइट। तो आपका स्कूल के एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आएगा कि प्रूफ दैट ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। मैं खुद का इंटरेस्ट के लिए मैंने ये आपको डिराइव करके दिखाया, बट आपको बस ये याद रखना है, क्या रखना है कि कार्टेशियन सिस्टम में कैसे रहता है 3 डायमेंशन में, ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, राइट। और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, करेक्ट ना। मैंने बोला कि कार्टेशियन सिस्टम में आपको कोई डेरिवेशन स्कूल में नहीं पूछा जाएगा कि आप कार्टेशियन सिस्टम में 3D में ऐसा फार्मूला डेवलप कीजिए, इवन कि 2D में भी डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। बट मैं यहाँ पे डिराइव कर दिया, दैट्स वाई कि आपको इस फार्मूला पे ट्रस्ट हो जाए। अब ए इक्वल टू, नाउ हम लोग अब ए का वेक्टर ए जो स्पेस में है नॉट इन प्लेन, उसको ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया ना। एफ इक्वल टू 2i माइनस 3j अब प्लस 4k, फोर्स का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, 2 बाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सर 4 प्लस 9 प्लस 16, राइट, रूट ओवर 29 न्यूटन, इट राइट। इसका मतलब इस तरीके से दिया रहेगा तो मैग्नीट्यूड और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट तो बता पाएंगे।
चलिए एक फार्मूला याद है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। इसमें थीटा कहाँ से लेते थे? वेरी गुड। और एक और मैं फार्मूला यूज करता था, याद है, जिसमें ऑलवेज कॉस चलता है और किसके पास ज़्यादा पावर है? दिस वन, सेकेंड वाला में। चलिए मान लेते हैं कि सेकेंड वाला पढ़ाता ही नहीं फॉर ए मोमेंट। जनरली जब वेक्टर तो स्कूल में हो गया ना स्टूडेंट, या जरूर होगा, पक्का पढ़ाया जाएगा। अच्छा मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी हो गया है। अब एक बहुत बढ़िया वाला गुरु ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है? दौड़ मत लगाइए, आराम से अपने माइंड को शांत रखना है, ठीक है स्टूडेंट? बिल्कुल भी आपके दौर तक कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसे ऐसा नहीं कि 2023 तक कोरोना रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। और सबसे पहला आपका लर्निंग प्रोसेस है 9th और 10th क्लास का नहीं सिलेबस शुरू हुआ है। तो पहले आप नॉलेज गेन कीजिए। अगर उस दौड़ में शामिल हो गए ना तो सिर्फ एनसीईआरटी ख़त्म होते रहेगा, मतलब ऐसा तो लगेगा कि सब कुछ हो गया बट आपके पास 0% नॉलेज रहेगा। 9th 10th का नहीं है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत मन को शांत करके, मैं नहीं बोला कि स्कूल को स्किप कीजिए, वहाँ भी कीजिए, बट जैसे एक्टिविटी कैटलिस्ट में चल रहा है बस उसको फॉलोअप करते रहिए 2 साल तक। अल्टीमेटली आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी कभी तो आप यहाँ पे आए हैं तो पैरेलली वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बोर्ड रिजल्ट, राइट? बट बोर्ड के साथ साथ मुझे आपका कैरियर भी देखना है, क्योंकि आप LKG UKG 1 के नीचे जितना KG है वहाँ से कवर करते हुए इतना मेहनत करके आप 11th में आए हैं। और पेरेंट्स का बिल्कुल कितना इमोशनल अटैचमेंट है कि आप कुछ लाइफ में कुछ कर सकें। तो अगर उस दौड़ में शामिल हो गए जहाँ पर नॉलेज नहीं सिर्फ कवर करेंगे सिलेबस, तो बहुत पीछे छूट जाइएगा। क्योंकि इंडिया में बहुत लोग पढ़ रहे हैं और उस तैयारी में लगे हुए हैं, और वहाँ पे नॉलेज ही मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। चलिए तो मेरा क्वेश्चन ये है सारे स्टूडेंट से, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस, और मेरा एक वेक्टर है, यहाँ देखिएगा, जो स्पेस में है, प्लेन में नहीं है, राइट? और इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट अगर ड्रॉ कर फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं तो क्या इस फार्मूला से होता? देखिए तो ये फार्मूला तो तभी अप्लाई होता है ना जब मेरा वेक्टर किसी प्लेन में हो और उस प्लेन का 2 एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक करते हैं। दिस फार्मूला फॉर व्हाट? दिस फार्मूला फॉर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर व्हेन वेक्टर आर इन ए गिवन प्लेन नॉट इन ए स्पेस, राइट? तो यहाँ पे टीचर मिस कर जाते हैं, वो बस ये फार्मूला लिख के आगे बढ़ जाते हैं, बट वो ये नहीं सोचते हैं कि वेक्टर भाई स्पेस में भी हो सकता है। वहाँ पे कैसे इस फार्मूला की हेल्प से कैसे डिराइव करेंगे? पॉसिबल नहीं है, राइट? बट मान लेते हैं कि ये मेरा एक्सिस, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। अल्फा बीटा गामा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड पॉजिटिव x एक्सिस, वेक्टर ए पॉजिटिव y एक्सिस एंड वेक्टर ए एंड पॉजिटिव z एक्सिस, ओके? एंड अ स्मॉलर एंगल, करेक्ट ना? तब तो हम लोग इस फार्मूला के हेल्प से तो तीनों निकाल सकते हैं, एग्री? ए एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए कॉस अल्फा। ए वाई के लिए क्या लिखेंगे? ए कॉस बीटा, वेरी गुड। और ए जेड के लिए क्या लिखेंगे? यस, दिस इज द पावर ऑफ दिस फार्मूला, राइट? ये मेरा हेल्प नहीं किया यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, बट यहाँ पे ये फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन रहेगा, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन रहेगा और ये मेरा थर्ड इक्वेशन रहेगा, इट राइट? अब स्टूडेंट एक काम कीजिए, इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कीजिए। स्क्वायरिंग ऑल दिस 3 इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंड एडिंग क्या हो जाएगा? सर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर
अब प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू बोलिए क्या इतना लिख सकते हैं? और इसके बदले क्या ए स्क्वायर लिख सकते हैं? अभी तो पढ़ाए थे ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए जेड प्लस ए जेड स्क्वायर, इज इट राइट? तो इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हम लोग इसके एक्स इम्प्लाई फ्रॉम हेयर एक्स स्क्वायर अब प्लस ए वाई स्क्वायर अब प्लस ए जेड स्क्वायर के लिए क्या ए स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब एक और नया फार्मूला ऐड हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इज इट राइट? तो सर इससे फ़ायदा क्या रहेगा? इससे फ़ायदा ये रहेगा स्टूडेंट की असाइनमेंट में किसी न किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा लेकिन गामा नहीं दिया रहेगा, तो अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा तो क्या है गामा निकल जाएगा इसी क्वेश्चन से। समटाइम्स वेक्टर इन स्पेस है, प्लेन में नहीं है, और दो एंगल दिए हुए हैं एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, अगर एंगल दे दिया अल्फ़ा और बीटा तो क्या इस फार्मूला के हेल्प से क्या हम लोग गामा निकाल लेंगे पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ? चलिए कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और देखिए तो कितना होता है? क्या इसके बाद इतना लिख सकते हैं साइन के टर्म में? हो गया ना? मैंने कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर अल्फा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया, इसके बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कर दिया, इसके बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा कर दिया, इज इट राइट? ये 3 है 1 1 1 3 बार 1 आ गया। चलिए हो गया एवरीवन? ठीक है। यहाँ पे ये जस्ट मैं समझा रहा था कि देखिए यहाँ पे अभी जस्ट पढ़े थे ना एक फार्मूला ए इक्वल टू एक्स, अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये पढ़े थे ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर अब प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसको दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या इसके बदले इतना लिख सकते हैं? तो क्या इसके बदले मैं ए स्क्वायर पुट कर दूं यहाँ पे? तो ए स्क्वायर आपस में खत्म होकर बचा क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, करेक्ट, इक्वल टू 1। तो यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो वो मैंने बता रहा था कि इसके बदले डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख सकते हैं, वही मैं समझा रहा था यहाँ पे, करेक्ट ना? और अगर ए फार्मूला डेवलप हो गया तो इस फार्मूला से क्या यहाँ पे ए लिख सकते हैं साइन के टर्म में? ठीक है, यहाँ था एक, ये हो गया एवरीवन?
चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट एक्स इक्वल टू क्या लिखे थे, ए कॉस अल्फा ना 3D में, और ए वाई इक्वल टू ए कॉस और ए जेड इक्वल टू ए कोस गामा। क्या यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू ए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट? और ए तो पता है ना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई भी वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में दिया रहेगा, ओके एवरीवन, और तब पूछा जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। फाइंड द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो गिवन वेक्टर एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस का एंगल अल्फा है, राइट? तो कॉस अल्फा इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे ए एक्स बाई ए से, और यस, और इस केस में इस फार्मूला में जो मेरा एंगल चलता है वो 0 से 180 के बीच में ही हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, राइट? तो भाई इसका साइन अगर यहाँ देखिएगा तो हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इज इट डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर? ए निगेटिव होगा क्या? मैग्नीट्यूड है, नहीं होगा। तो भाई अगर ए निगेटिव हो गया, मान लेते हैं कि राइट हैंड साइड का क्वांटिटी अगर निगेटिव हो गया, इसका मतलब कॉस अल्फा निगेटिव, और कॉस अल्फा निगेटिव मतलब अल्फा ऑप्टिव, इज इट राइट? मतलब डैम श्योर एंगल 90 से बड़ा होगा। देखिए निगेटिव आते ही आपके दिमाग में अच्छा ए निगेटिव आ गया, एंगल मोर देन 90, राइट? और अगर पॉजिटिव है मतलब लेस देन 90। तो सर इसमें तो 270 से 360 के बीच में भी तो पॉजिटिव होता था कॉस का वैल्यू, तो 270 जाना ही नहीं है, यहाँ पे तो 0 से 180 ही जाना है, राइट? पूरा गेम ही 0 से 180 के बीच में हो गया है इस फार्मूला में, राइट? कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए मेरे तरफ से फ्री हैं, इस फार्मूला का जहाँ मर्जी वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये तो प्रूव कर दिया था ना कि इस फार्मूला से भी 2 डायमेंशन में जो निकालते हैं ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, क्या इस फार्मूला से आंसर नहीं आता है? तो मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री हैं, मतलब ये पूछने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको इस फार्मूला का कंपोनेंट और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर लगता है कंपोनेंट ब्रेक करना है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लास्टली सर किस फार्मूला में कैसे अप्लाई, कौन सा प्रॉब्लम में, तो अभी थ्योरी चल रहा है, असाइनमेंट और एचसीक्यू बनाते बनाते पता चल जाएगा कौन सा ब्रह्मास्त्र कहाँ पे लगाना है, राइट? देखिए सेल्फ रीडिंग कभी भी खराब नहीं हो सकता है, सेल्फ स्टडी, राइट? तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? अब दोज हु आर वेरी इंटरेस्टेड कि नहीं सर मुझे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक बताइए जो आपके क्लास से पहले मैं पढ़ के आऊँ, ताकि और भी एकदम मेरा दिमाग ऐसे ओपन हो जाए फिजिक्स में या कोई भी किसी भी। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो आईआईटी वाले बच्चे हैं, मेडिकल वाले मत लीजिएगा, रिक्वायर्ड नहीं है, मेरा थ्योरी मच मोर है, ठीक है? चाहे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में मैं इतना ज़्यादा थ्योरी दे दूंगा कि उससे ज़्यादा आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एडमिशन लिया हूँ। अगर थोड़ा से फार्मूला ही लिखवा के पढ़ाना रहता तो बस वो तो एक दिन में वेक्टर का फार्मूला 10 फार्मूला रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। बट फिर भी दो जो हु आर विलिंग टू अप टू आईआईटी लेवल, तो उनके लिए एक बुक है, उसका फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी फिजिक्स, याद रहेगा? यूनिवर्सिटी तो पक्का सबको याद रहेगा, लास्ट में फिजिक्स लगा देना है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड।
और राइटर का नाम मैं पूरा फ़ोटो का कवर ही दे दूँगा, जो राइटर का नाम रहेगा बहुत सारा, उस राइटर का बहुत सारा रहेगा, तो मैं उस कवर को वही लीजिएगा, ठीक है। उसमें बहुत बढ़िया से जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही सिस्टमैटिक थ्योरी दिया हुआ है। तो वहाँ से अगर जो जिसे वेक्टर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से पढ़ कर अगर मेरे क्लास में आ जाएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। रेस्ट एंड मोशन पढ़ रहे हैं, पढ़ाऊँगा, तो वहाँ से अगर देख, अब उसमें कॉन्ट्राडिक्शन मत कीजिएगा, सर यहाँ पे ये लिखा हुआ है आप तो ऐसे। भाई हर एक चीज़ ऑथर का, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका एक है, अलग अलग है, चीज़ एक ही रहेगा बट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, राइट। बट उसमें एटलीस्ट कुछ नहीं तो टर्म तो जान के रखिएगा कि ओके यहाँ पे कॉस अल्फा भी होता था, वैसे यहाँ पे कॉस गामा इक्वल टू ए जेड बाई ए। यहाँ देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट, बोलिए फास्ट। -2 का स्क्वायर, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हाउ मच, 25, तो हो गया √38। अब मुझे चाहिए कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस बीटा का, कॉस गामा का। कॉस अल्फा कितना लिखिएगा, और वैल्यू निगेटिव आ गया, और तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखिएगा, कॉस इनवर्स, राइट, ये लिखिएगा ना, कॉस इनवर्स -2/√38। बट अल्फा का जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा वो मोर देन 90 मिलेगा, इज इट राइट। मतलब कि निगेटिव देखते ही, चूंकि आपने जो फार्मूला यूज़ किया वो फार्मूला इसका फार्मूला था, ये इक्वल टू ये कॉस थीटा वाला, राइट। और इसमें थीटा 0 से 180 चलता है, और इसमें अगर कॉस का वैल्यू निगेटिव है मतलब ऑब्ट्यूज है, और पॉजिटिव है मतलब एक्यूट है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे डैम श्योर अल्फा 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। देखते हैं ये आते ही आप कंक्लूड कर सकते हैं। कॉस बीटा कितना होगा, यस, तो कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/√38। मतलब यहाँ पे बीटा क्या रहेगा, एक्यूट रहेगा, राइट। और कॉस गामा ये भी तो पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ भी गामा भी एक्यूट रहेगा, राइट। और बीटा क्या लिखेंगे सर, तो बीटा लिखेंगे कॉस इनवर्स 3/√38, करेक्ट। हो गया एवरीवन। तो इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो बन जाएगा। चलिए अब एक लाइन लिख लीजिए, पोजीशन वेक्टर इन 3D, पोजीशन वेक्टर इन 3D इन कार्टेशियन सिस्टम, पोजीशन वेक्टर इन 3D इन कार्टेशियन सिस्टम। हटाएं, अब देखिए 2 मिनट में अपना थोड़ा पब्लिसिटी कर लेता हूँ कैटलिस्ट का। एक्चुअली ये टफ टाइम है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जनरली जब टाइम नॉर्मल था, ऑफलाइन था, तो 10 साल से काम कर रहे थे, सब बोलने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता था। बट अभी क्या है कि सब कुछ बंद है, कहीं पे कोई किसी स्कूल में जाकर कोई लिफलेट भी नहीं डाल सकता है, बांट सकता है, ऑनलाइन ही जो भी चल रहा है। तो अगर आपको इतना दिन से क्लास ऑलमोस्ट मोटा मोटी 1 मंथ तो हो ही गया होगा ना आपका क्लास, तो हाँ, तो अगर आप और सबको अच्छा अगर लग रहा है क्लास, तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में है उनको थोड़ा एक बार बोल दीजिएगा अबाउट कैटलिस्ट। अगर वो कहीं पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कैटलिस्ट इज़ ए गुड प्लेस, एटलीस्ट कम से कम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। हम लोग बहुत क्लास देते हैं और बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, थोड़ा नहीं
वीक में एक क्लास नहीं दूंगा किसी सब्जेक्ट का, एक क्लास में तो कुछ होगा ही नहीं। कहीं पर अगर एक क्लास चलता है तो अलर्ट हो जाइए, एक क्लास में कहानी हो सकता है, फिजिक्स नहीं हो सकता है किसी सब्जेक्ट में, खासकर 11th 12th में, क्योंकि मैं भी IIT क्रैक किया हूँ तो मुझे पता है कि सब्जेक्ट का डेप्थ कितना है। एक A1 क्लास अगर कहीं मिलता है तो कहानी है, फिजिक्स तो नहीं हो सकता है या केमिस्ट्री नहीं हो सकता है। ये किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, क्योंकि नहीं लगता है बच्चों को एकदम हाथ पकड़ के एक ही टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम करवाना पड़ता है, तब जाकर दिमाग खुलता है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ पहला बार है, राइट। एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू। उसमें अगर मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि नहीं आप जानते हो, आपको डांटते रहेंगे, तो इसलिए देखते मैं 4 क्लास दे रहा हूँ, उसमें भी कम लग रहा है कि 3 क्लास रेगुलर एकदम एडवांस के लिए, इंट्रेंस के लिए, 1 क्लास स्कूल के एग्जाम के लिए। अभी जाकर मुझे लगता है कि बैलेंस है, हाँ इतना में होगा अच्छे से। और उसमें भी कभी अगर एक्स्ट्रा कहीं समर वैकेशन लग जाए, कुछ लग जाएगा, तो प्रैक्टिस के लिए अलग से भी क्लास, प्लस उसके लिए टेस्ट, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत सिस्टमेटिक और बहुत बैलेंस सिस्टम है। तो एक देखिए पढ़ाने के तो 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा ना कि हाँ कैसा सिस्टम है। और देखते सारे लोग, इतने सारे टीम आपके लिए लगे हुए हैं कैटलिस्ट का, असाइनमेंट भेजना, चाहे वीडियो भेजना, उसी दिन वीडियो अपलोड करना, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में कैसे होना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लग, सबको अच्छा लग रहा है, और कोई फ्रेंड अगर अभी रिजल्ट का कुछ अगर वेट कर रहे हैं या ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको ये मेरे तरफ से बोल दीजिएगा कि ज्वाइन कर लो। जो भी तुम्हारा छूट गया है वो राकेश सर कैटलिस्ट में एवरी फैकल्टी मेकअप कर देंगे। तो उससे क्या हो कि मेरा हम लोग का जो टफ टाइम है कोरोना का, उसमें थोड़ा सा आपकी तरफ से कोऑपरेशन हो जाएगा। यही था मेरा 5 मिनट का पब्लिसिटी। नाउ कम टू द पॉइंट। पोजीशन वेक्टर इन, हाँ एक बात बोल दिए, आप लोग डरिए मत, नहीं क्लास लूँगा भाई एक्स्ट्रा, बोलिएगा तो लगाएंगे। हाँ नहीं, अब मैं बता रहा हूँ सिस्टम क्या है। जितना भी डाउट है खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, उसके लिए यहाँ देखिए, दिस इज़ ऑफिशियल नंबर, ये मेरे पास रहता है, और खासकर 11th का बैच का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेकर चलता हूँ, जो रेगुलर बैच है 11th और 12th। तो और PCM का खास करके, बायो के मैम का तो आपके पास नंबर है ही, बट इन 3 सब्जेक्ट के लिए तो इसका जितना भी डाउट है इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, आपको हाथों हाथ रिस्पॉन्स मिल जाएगा विदिन 1 आवर 2 आवर, ठीक है, टाइम निकाल कर। क्योंकि उसके पीछे का एक बहुत सारा लॉजिक है कि मैं चाहता हूँ कि सिस्टम ऑर्गेनाइज रहे, अनऑर्गेनाइज नहीं हो। क्योंकि अगर फैकल्टी के पास ही डायरेक्ट बच्चे कॉल करेंगे तो मेरा तो वहाँ पे रोल ख़त्म हो गया कैटलिस्ट का, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता रहेगा, राइट, किस लेवल में जाएगा। तो आप सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा, बट यहाँ पे डाल दीजिएगा, खासकर स्पेशली फॉर मैथ। इवन कि मैथ का डाउट क्लास एक क्या, जितना डाउट है बोलिए ना, मैं डाउट क्लास लगाने के लिए रेडी हूँ। जिस दिन भी बोलिए, रात के 9 बजे से एवरी डे, किसी दिन किसी डाउट अब कलेक्ट हो गया मेरा बहुत सारा, RD शर्मा का, NCERT का, प्लीज़ मुझे एक क्लास चाहिए। अगर पूरे बैच का नहीं, किसी एक स्टूडेंट का भी डाउट रहेगा, 2 स्टूडेंट का भी रहेगा, 4 स्टूडेंट का भी, इंडिविजुअल स्टूडेंट का, खासकर मैथ के लिए मैं आपको डाउट क्लियर करवा दूंगा, आई प्रॉमिस टू यू। क्या चीज? ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर को जानते हैं। हाँ भेज दीजिए, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट मोटा मोटी सुबह से, इसमें ये नहीं कि राकेश सर डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक्चुअली वो ऑफिशियल नंबर है, इसको मैं हैंडल करते रहता हूँ। पोजीशन वेक्टर इन 3D। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं स्टूडेंट। 2D में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या था ओरिजिन के रेस्पेक्ट में? सर अगर इसका कोऑर्डिनेट पता रहता है तो ऐसे लिखते हैं xi + yj, राइट। और x क्या है सर? x को हम लोग पढ़े थे x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, अब y क्या था? y कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, राइट। इन सिमिलर फैशन
कोई भी मेरा अगर पॉइंट मतलब मेरा पार्टिकल या बॉडी अगर स्पेस में है और इसका पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर बताना है तो उसके लिए सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट से काम चलेगा या 3 कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। और आपने यहाँ पे कैसे लिखा था a = AXI 3D में AYJ और साथ में AZ के, राइट। वैसे ही अब यहाँ पे R के लिए क्या लिखेंगे, R = XI बोलिए YJ Z के, समझ गए। तो डेल्टा आर क्या लिखिएगा स्टूडेंट, सर डेल्टा आर के लिए डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा XI, राइट, डेल्टा YJ प्लस डेल्टा Z के, करेक्ट ना। और डेल्टा आर था क्या सर, इट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसका मतलब 3D में डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा XI प्लस डेल्टा YJ प्लस डेल्टा Z के। और D का मैग्नीट्यूड मतलब डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो सर डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर, इट राइट। dr क्या था, वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट। कल एक फेसबुक पे मैं पोस्ट पढ़ा, ऐसे ही कुछ कुछ आते रहता है ना, उसमें बड़ा इंस्पायरिंग चीज़ भी होता है। तो कोई लिखे होता है कि डिफ्रेंशिएशन का मैथमेटिक्स में डिफ्रेंशिएशन का मतलब तोड़ना नहीं होता है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब कीमा बनाना होता है। तोड़ना तो छोटा छोटा बड़ा बड़ा पार्ट रहेगा। तो मतलब वो यस जो भी जैसे समझाने का कोशिश कर रहा है, गुड थिंग। तो एक्चुअल में डी आर वही है, डिफ्रेंशिएशन क्या है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा, छोटा छोटा। मतलब एक सरसों, यस मस्टर्ड का 1 kg लीव है, मस्टर्ड समझते हैं बहुत छोटा दाना होता है, 1 kg का बैग, उसको ऐसे बिखेर दिए, एकदम छोटा 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 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, राइट। और सबको कलेक्ट कर लिए, मतलब छोटा छोटा कलेक्ट करके इंटीग्रेट कर दिए, जोड़ दिए, राइट। एक किसका साइन, और समेशन का बड़ा भाई इंटीग्रेशन। आप लोग को इंटीग्रेशन पढ़ाया क्या है अभी, नहीं। तो इंटीग्रेशन जब पढ़ाया जाए तो वहाँ पे बस इंटीग्रेशन बोलेंगे, बट इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है जोड़ना। समेशन का मतलब भी क्या होता है, इंटीग्रेशन के लिए ए सिंबल चलता है, ऐसा सिंबल देखें हैं कहीं पे, तो इंटीग्रेशन का ए सिंबल होता है, मतलब फाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए समेशन का यूज करते हैं, और इनफाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। एनीवे, तो ये बताइए कि डी आर के लिए क्या लिखिएगा, तो सर डी आर के लिए तो फिर ऐसे लिखेंगे DXI, राइट, करेक्ट ना, DYJ और DZ के, किसी को प्रॉब्लम। और DR का मैग्नीट्यूड फिर क्या हो जाएगा, तो सर DR कहीं ना कहीं काम में आएगा, बहुत भयानक काम में आएगा, DX² DY² अब प्लस DZ²। रोजा बरुआ ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। हो गया ना। What the unit vector of this vector? यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर 1, तो उसका मैग्नीट्यूड बता दिए, मैंने मैग्नीट्यूड पूछा है, वेक्टर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है। भाई यूनिट
यूनिट वेक्टर के लिए मैं ए पढ़ाया हूँ, राइट। वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो 4i माइनस 2j अब प्लस 5k और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना, फर्स्ट 16 प्लस 4 20 और 45 ना। फोर्टी थ्री होगा एक, यस। तो इसका हो जाएगा 4/√45 आई कैप माइनस 2/√45 जे कैप और 5/√45 के कैप। इज इट राइट? तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, राइट। तो आज का अगर पूछेंगे कि इस यूनिट वेक्टर का, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, तो ऐसे आंसर देना है, ना कि 1 तो उसका मैग्नीट्यूड है, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। मैंने क्या बोला? फाइंड द एक्स कंपोनेंट किसका, इसका या इसके यूनिट वेक्टर का। तो ये जो आई को छोड़कर जो 4/√45 है वो क्या है? इट इज द एक्स कंपोनेंट। इज इट दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस? इट इज नॉट द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस, राइट। तो जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा वैसा हो जाएगा। देखिए, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ R21। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ R21। टू थ्री फाइव R1 का कोऑर्डिनेट है 235 और R2 का कोऑर्डिनेट है -153 -153। ओके, बनाइए बनाइए।
R21 का मतलब क्या लिखेंगे? R2 माइनस, और R2 माइनस R1 मतलब ही ना X2i प्लस Y2j प्लस Z2k माइनस X1i Y1j प्लस Z1k। इसका मतलब यहाँ पे X2 माइनस X1 i Y2 माइनस Y1j और Z2 माइनस Z1 के कितना हुआ? X2 माइनस X1 कीजिएगा तो यहाँ पे X2 तो -1 है, तो कितना -3i होगा? देखिए तो Y2 माइनस Y1 कितना आया है? 2, और Z2 माइनस Z1 कितना आया है? -2। ये हो गया R21। तो यूनिट वेक्टर अलोंग R21 क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21 का मैग्नीट्यूड, तो -3i अब प्लस 2j और -2k और डिवाइड बाई कितना मैग्नीट्यूड होगा? वेरी गुड स्टूडेंट। तो -3/√17 i और प्लस 2/√17 j और -2/√17 k। ये तो आंसर होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए, हो गया। अब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वेक्टर का, जो फिजिक्स के दूसरे जगह पे बहुत, हाँ अब यहाँ देखिए, एक इनका क्वेश्चन है डोनाल्ड। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल पहले कहाँ था बाद में कहाँ गया, राइट। इफ अगर मैं बोलता इफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम 2 to R2 to R1, राइट, इफ पार्टिकल इनिशियली वाज एट पॉइंट दिस एंड मूविंग एंड गोइंग टू पॉइंट दिस, तब डिस्प्लेसमेंट क्या रहता? R21 रहता या R12 रहता? फार्मूला को पकड़ के रखना। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने R2 माइनस R1 न बोल के फाइनल माइनस इनिशियल बोला था, राइट। चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। अब डिपेंड करता है कि अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए रहेगा, करेक्ट। और अगर पार्टिकल 1 से 2 पे गया तब डिस्प्लेसमेंट में R21 रहेगा। तो डिपेंड करता है कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है, राइट। समझे बात को? देखिए अब ऐसे ही कहीं पर डाउट रहेगा तो पूछते रहिएगा, क्योंकि आप अब यहाँ पे छोटा सा बात मैंने समझा दिया, कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा ये डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि पार्टिकल कहाँ था और कहाँ गया, राइट। हाँ मैं 12 बजने से 5 मिनट पहले ही क्लास छोड़ भी दूंगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बोलिए तो मैंने क्या लिखा? ओके, लेट अस सपोज दो वेक्टर है
और इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है, और ये तो पता है ना, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में बोथ वेक्टर मे और मे नॉट ऑफ द सेम टाइप। पहला पॉइंट जो मार्केबल पॉइंट है कि दोनों वेक्टर सेम टाइप का, मैं लिखवा दूंगा पहले समझ लेना है, दोनों वेक्टर सेम टाइप का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। करेक्ट। इसका मतलब वी कैन टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच आर ऑफ द मे और मे नॉट बी सेम टाइप। सेम टाइप का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम डॉट प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ डॉट के फंक्शन से एक डॉट जो आप 2.3 जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट भी यूज करते हैं, राइट। वो वाला डॉट नहीं है, वो वाला डॉट नहीं है भाई, एक फिजिक्स वाला डॉट है। ऐसा नहीं सर आप बोल रहे कोई लोग ऐसा पढ़ना शुरू करते हैं, सर क्या बोल रहे हैं, ए गुने बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट इज कॉल्ड ए डॉट बी, राइट, नॉट इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, राइट। ये मैथमेटिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो इसको हम लोग, इसका नाम पहला नाम दिया गया है बिकॉज दो वेक्टर के बीच में रिलेशन क्या है, डॉट का, इसे इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? और दूसरा नाम क्या है इसका, मतलब इसका रिजल्ट जो मिलता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका रिजल्ट जो मिलता है वो, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप लोग जानते होंगे बर्कडन का फिजिक्स में क्या फॉर्मूला जानते हैं? कुछ तो 9th-10th में बर्कडन निकालने के लिए मैं भी 9th क्लास में यही पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे पता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। ओके चलिए, हाँ आएगा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। इसको 5 स्टार लगाइए। दो वेक्टर का, और ये फार्मूला डिफाइनिंग इक्वेशन है। डिफाइनिंग इक्वेशन का मतलब ये हर जगह काम में आएगा, कभी फेल नहीं करेगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ए डॉट बी के लिए मैंने क्या लिखा है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लिखिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और जैसे ही बोल दिया थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका मतलब पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि थीटा सर 180 से 0 ही जाएगा, करेक्ट। तो बोलिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई वेक्टर का कोई साइन दिए हैं, मैग्नीट्यूड ये क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट। तो मैं सब कुछ आज बस इसको इंट्रोड्यूस करके छोड़ते हैं, सब कुछ इसमें पढ़ाएंगे, हर एक पॉइंट लिखवा देंगे। लेकिन नेक्स्ट, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइन ऑफ ए डॉट बी? ए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो एक लाइन लिख लीजिए, साइन ऑफ ए डॉट बी डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कॉस थीटा। साइन ए वाला बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि साइन थीटा समझ लीजिए, SIGN, साइन ऑफ ए डॉट बी डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कॉस थीटा। किसके साइन पे डिपेंड करेगा? बिकॉज सर ए वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, राइट, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा इस टर्म पे डिपेंड करेगा, राइट। तो भाई यहाँ से बहुत बड़ा चीज़ मिल रहा है, अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 रहेगा तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, राइट।
इसका मतलब इसका उल्टा करके पूछा जाएगा, उल्टा करके ये पूछा जाएगा कि दो वेक्टर दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए और चेक कर लीजिए। अगर साइन पॉजिटिव आ गया मतलब डैम श्योर एंगल एक्यूट था, राइट। और अगर थीटा का वैल्यू 180 से छोटा और 90 से बड़ा रहेगा, देन ए डॉट बी का साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर थीटा का वैल्यू 90 हो गया तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा, करेक्ट ना। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, यहाँ से ही मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू। टुडे मैथ क्लास फ्रॉम 4 PM, राइट। थैंक यू एवरीवन।